Hello students, welcome back to my YouTube channel, My Physics Classroom. Oblique projectile motion के रिलेटेड important tips and tricks हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। ये टिप्स और ट्रिक्स हमें पता है तो हम बहुत सारे MCQs को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। So without wasting time, let us start. सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल रेंज के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसका फॉर्मूला हमने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस किया था और उसका फॉर्मूला भी हमने डिराइव किया था। ओके, तो हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है सर? जब भी हम किसी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करते हैं, ओके, मान के चलिए कि ये एक प्रोजेक्टाइल है। इस प्रोजेक्टाइल को हम कुछ इनिशियल वेलोसिटी u देख के इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, विच मेक्स एन एंगल थीटा विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। तो इस प्रोजेक्टाइल का मोशन होगा और वो यहां पे लैंड करेगा। ओके, ड्यूरिंग इट्स मोशन उसका एक ही डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा है, दैट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और विच इज ड्यू टू द ग्रेविटी, और उसकी वैल्यू होता है g। ये हमने थ्योरी में देखा था। अब हॉरिजॉन्टल रेंज को हम कैसे डिफाइन करते हैं सर? हॉरिजॉन्टल रेंज इज अ मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय दैट प्रोजेक्टाइल। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उस प्रोजेक्टाइल ने मैक्सिमम कितना डिस्टेंस कवर किया है, दैट इज अ हॉरिजॉन्टल रेंज। तो यहां से मोशन स्टार्ट हुआ था सर और यहाँ पे लैंड हो गया, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसने इतना पाथ कवर किया है। सो दिस इज कॉल्ड एज अ रेंज, और इस रेंज का फॉर्मूला भी हमें पता है। क्या है इस फॉर्मूला? फॉर्मूला है r इज इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। सर अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं आपको कि उस प्रोजेक्टाइल का रेंज जो भी होता है ये किस किस के ऊपर डिपेंड होगा? तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि वो अगर एक ही सरफेस पे कर रहे हो, एक ही जगह पे कर रहे हो, तो जी कांस्टेंट होगा। तो आर किसके ऊपर डिपेंड होगा? आर डिपेंड होगा यू के ऊपर, आर डिपेंड होगा थीटा के ऊपर, यानी कितने वेलोसिटी से आप उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं और उस वेलोसिटी ने हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल किया है, यानी यू और थीटा इन दोनों के ऊपर रेंज डिपेंड होगा। सर अगर हम u को कांस्टेंट रखते हैं, u को अगर कांस्टेंट रखते हैं तो r किसके ऊपर डिपेंड होगा? थीटा के ऊपर डिपेंड होगा। ओके सर, r किसके ऊपर डिपेंड होगा? थीटा के ऊपर डिपेंड होगा। अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आप चेंज करते हो हर वक्त तो रेंज भी चेंज होते रहेगा बाय कीपिंग इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट। तो अब हम किस थीटा के ऊपर, किस थीटा से अगर हम प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करते हैं तो रेंज हमें मैक्सिमम मिल सकता है, तो उसकी डिस्कशन हम यहां पे करेंगे। तो रेंज, मैक्सिमम रेंज, ओके, तो जनरल फॉर्मूला में पता है, रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब सर यू को हम कांस्टेंट कंसीडर कर रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी से कांस्टेंट कंसीडर कर रहे हैं, जी भी कांस्टेंट है, तो आर ये 2 साइन थीटा के ऊपर डिपेंड होगा। सर अब जब हम 2 साइन थीटा के बारे में बात करते हैं, ओके, साइन 2 थीटा के बारे में जब बात करते हैं, नॉट 2 साइन थीटा, साइन 2 थीटा के बारे में जब बात करते हैं तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है सर? 1 होता है। इसकी मिनिमम वैल्यू कितना होता है सर? 0 होता है। सर इस फॉर्मूले में जब हम साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, उस ऑटोमेटिकली हमें रेंज उस वक्त मैक्सिमम मिलेगा। तो साइन 2 थीटा की वैल्यू कब 1 होता है? आंसर है, तो इफ साइन 2 थीटा is equals to 1, then 2 theta should be equals to 90 degree, should be equals to 90 degree। तो थीटा की वैल्यू इट शुड बी इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो यहाँ पे एक आंसर हमें मिल चुका है कि जब भी आप किसी भी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करते हो, कीपिंग इट्स इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट, अलग अलग एंगल से प्रोजेक्ट कर रहे हो, जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होगा उस वक्त आपको रेंज मैक्सिमम मिलेगा, उस वक्त आपको रेंज मैक्सिमम मिलेगा। तो यहां पे आर मैक्स से हम रिप्रेजेंट करेंगे इफ थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, यानी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की वैल्यू अगर 45 डिग्री है फॉर दैट प्रोजेक्टाइल मोशन, तो उस वक्त वी आर गेटिंग द आर मैक्स विच इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपॉन जी, यू स्क्वायर अपॉन जी। सो हमेशा इसके बाद आपको याद रखना है कि जब भी किसी एमसीक्यूज में
आर मैक्स अगर कह रहे हैं, रेंज मैक्सिमम अगर कह रहे हैं, तो थीटा की वैल्यू में 45 डिग्री लेना है। अगर थीटा की वैल्यू 45 डिग्री दिया है तो रेंज मैक्सिमम लेना है, और रेंज की वैल्यू क्या होगा उस वक्त, यू स्क्वायर अपॉन जी होगा। सो दिस इज अबाउट द मैक्सिमम रेंज। नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में डिस्कस करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सर यहाँ पे जब प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है, अगर हम u को कांस्टेंट रखते हैं, इनिशियल वेलोसिटी हर बार सेम रखते हैं, मान के चलिए कि u की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकंड, हमेशा हम प्रोजेक्टाइल मोशन इतनी ही इनिशियल वेलोसिटी से कर रहे हैं। ओके, कभी एंगल आपने 10 डिग्री रखा, कभी एंगल आपने 20 डिग्री रखा, कभी एंगल आपने 30 डिग्री रखा, अलग अलग एंगल कर रहे, 45 डिग्री रखा, ओके, उसके बाद 60 डिग्री रख रहे, ऐसे। तो अलग अलग एंगल पे आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो आपको ये दिखेगा कि हमें मैक्सिमम रेंज तब मिलता है जब एंगल की वैल्यू 45 डिग्री होता है। अगर 45 डिग्री के नीचे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है तो रेंज की वैल्यू हमें कम मिलेगा एज कंपेयर टू आर मैक्स। अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की वैल्यू मोर ग्रेटर देन 45 डिग्री है तो भी हमें यहाँ पे रेंज की वैल्यू कम मिलेगा। लेकिन ये देखा गया है कि ऐसे दो एंगल जिन दो एंगल के ऊपर हम प्रोजेक्टाइल मोशन करवाते हैं तो हमें रेंज सेम मिलता है, तो ऐसे दो एंगल्स को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। ओके, सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आर दोस टू एंगल्स फॉर दैट द रेंज शुड बी सेम। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हम रिप्रेजेंट करेंगे, एक एंगल अगर आप थीटा कंसिडर कर रहे हैं तो सेकंड एंगल होगा 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा। अगर आपने यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन करवाया बाय टेकिंग एंगल थीटा और सेकंड टाइम उतनी वेलोसिटी से आपने एंगल इतना रखा, तो दोनों के लिए रेंज सेम मिलता है। तो इसको हम यहाँ पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन यहां से शुरुआत कर रहे हैं हम। ओके, फ्रॉम दिस वन पहले हमने क्या किया, हमने हर बार इनिशियल वेलोसिटी को सेम रखा और सबसे पहले हमने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को 15 डिग्री रखा, तो उसका पाथ जो भी बना है इट इज लाइक दिस वन और यहाँ पे लैंड हो गया। सेकंड टाइम हमने क्या किया है सर, हमने अब एंगल थोड़ा बढ़ा दिया, अब 30 डिग्री लिया, तो 30 डिग्री से जैसे हमने इस प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया तो इसका पाथ कुछ इस तरीके से बना और यहाँ पे लैंड हो गया। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, और एक थोड़ा एंगल बढ़ा रहे 45 डिग्री, तो जब हम 45 डिग्री से इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उस वक्त हमें यहाँ पे रेंज मिल रहा है। तो आप देख सकते हो अब तक तीनों केसेस में जब आपने एंगल 15 डिग्री रखा था, प्रोजेक्ट कर दिया, रेंज देखा, उसके बाद एंगल 30 डिग्री रखा, प्रोजेक्ट किया, रेंज देखा। ओके, पहले रेंज 15 डिग्री तक यहाँ तक था, 30 डिग्री पे रेंज यहाँ पे, जब एंगल 45 डिग्री रखा उस वक्त रेंज इतना आ गया, सो दिस इज अ मैक्सिमम रेंज। उसके बाद हम रुके नहीं और 60 डिग्री लिया, उसको प्रोजेक्ट किया, तो जब हमने 60 डिग्री लिया प्रोजेक्ट किया तो वो यहाँ पे आके रुक गया, यहाँ पे लैंड हुआ है। जब हमने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को 75 डिग्री रखा और प्रोजेक्ट किया तो वो यहाँ पे लैंड हो चुका है। सर यहाँ पे हमें ये दिख रहा है, इस एक्सपेरिमेंट हमने जब परफॉर्म किया हमें ये दिख रहा है, जब एंगल 15 डिग्री है और दूसरा एंगल 75 डिग्री है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो दोनों के लिए रेंज की वैल्यू सेम है। अगर मैं एंगल को 30 डिग्री रखता हूं और दूसरे केस में एंगल को 60 डिग्री रखता हूं तो भी रेंज सेम आ रहा है। तो ये 15 डिग्री एंड 75 डिग्री, दीज टू एंगल्स आर कॉल्ड एज एन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, क्योंकि इन दो एंगल्स को कंसिडर करके जब प्रोजेक्टाइल मोशन करते हैं तो दोनों एंगल्स के लिए रेंज की वैल्यू सेम आता है। यहाँ पे 60 डिग्री और 30 डिग्री, दीज आर दी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को थोड़ा अलग तरीके से समझते हैं। एक एंगल हम कंसिडर करेंगे थीटा और दूसरा एंगल कंसिडर करेंगे 90 माइनस थीटा। दोनों एंगल्स की एडिशन अगर 90 डिग्री आता है, these two angles are called as an complementary angle, क्योंकि अगर उनका एडिशन 90 डिग्री आ रहा है तो उनके लिए रेंज की वैल्यू सेम होगा। ओके, जैसे कि हमने यहाँ पे एक एंगल अगर मैं 15 डिग्री कंसिडर करता हूं तो 90 माइनस 15 डिग्री हो जाएगा 75 डिग्री।
अगर ये 75 डिग्री कंसिडर करता हूँ थीटा की वैल्यू, तो 90 माइनस 75 हो जाएगा 15 डिग्री। अगर इसको 30 डिग्री कंसिडर करता हूँ, तो 90 माइनस 30 इज इक्वल टू 60 डिग्री। अगर थीटा को मैंने 60 डिग्री कंसिडर किया, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। अगर यहाँ पे मैंने 35 डिग्री लिया थीटा की वैल्यू, 90 माइनस 35 डिग्री या 55 डिग्री। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन दोनों के लिए रेंज सेम रहेगा, जो कि दिया है हमने। इन दोनों के लिए रेंज सेम रहेगा, इन दोनों के लिए भी रेंज सेम रहेगा। ओके, सो 35 डिग्री और 55 डिग्री इनके लिए भी रेंज सेम रहेगा। अगर मैं कोई एंगल 33 डिग्री ले रहा हूं, तो अल्टीमेटली 90 माइनस 33 डिग्री ये हो जाएगा 57 डिग्री। तो ये दोनों एंगल के लिए प्रोजेक्टाइल मोशन जब करते हैं, तो दोनों के लिए रेंज की वैल्यू सेम होगा। सो जिन दो एंगल्स का एडिशन 90 डिग्री हो रहा है, ऐसे दो एंगल्स को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे। सर बहुत बार ये देखा जाता है कि एंगल कुछ इस तरीके से दिया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। एक है 45 डिग्री, ओके, माइनस अल्फा, एक एंगल है। दूसरा एंगल है 45 डिग्री प्लस अल्फा। अब सर इन दोनों एंगल्स को अगर हम ऐड करते हैं, दोनों एंगल को ऐड करते हैं, तो एडिशन हमें 90 डिग्री मिलेगा। सो दैट्स व्हाई दिस टू एंगल्स आर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये दोनों एंगल्स जो भी है सर, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो इतना हमें समझना है कि दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए रेंज की वैल्यू सेम होता है। सर अब इसको प्रूव भी करेंगे, हमने थ्योरेटिकल डिस्कस किया था, अब फॉर्मूला लेके हम इसको प्रूव करेंगे। ओके, बहुत सिंपल है प्रूफ। कैसे, देखिए। फर्स्ट, जब हम आर थीटा कंसिडर करते हैं फर्स्ट एंगल, तो उस वक्त यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये रेंज की वैल्यू आएगा। जब हम एंगल को 90 माइनस थीटा कंसिडर करते हैं, ओके सर, अब एंगल को 90 माइनस थीटा करते हैं, तो उस वक्त रेंज की वैल्यू क्या होगा, तो यू स्क्वायर एज इट इज आएगा साइन ऑफ 2 टाइम्स ऑफ 90 minus theta upon g. So this is equals to u square sine of 180 degree minus 2 theta upon g. Sir, sine of 180 minus any angle is equals to sine of that angle. Trigonometry. Okay, वहां पे फॉर्मूला में यूज कर रहे हैं। सो देयरफॉर दिस इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। सर अब ये देखिए, ये रेंज हम फाइंड आउट किया था आर 90 माइनस थीटा, और उसकी वैल्यू आया है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। जब आर की वैल्यू, जब थीटा की वैल्यू एंगल थीटा लिया था, उस वक्त भी रेंज उतना ही आया था। सो ये दोनों रेंज सेम है। ओके, सो इस तरीके से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए रेंज की वैल्यू सेम होता है। Okay, so this is about the maximum range and complementary angle. मैक्सिमम रेंज कब मिलता है, जब एंगल की वैल्यू 45 डिग्री होता है। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या है सर, ऐसे दो एंगल्स जिनके लिए रेंज की वैल्यू सेम होगा। ओके, नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट। बहुत ही बढ़िया है, और इसके ऊपर एमसीक्यूज डायरेक्टली पूछे जाते हैं। सर यहाँ पे सबसे पहले रेंज, ओके, हॉरिजॉन्टल रेंज किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम सर, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। मैक्सिमम हाइट किससे रिप्रेजेंट करते हैं सर, हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं। इन दोनों के फॉर्मूलास हमें पता है, हमने ऑलरेडी इन दोनों फॉर्मूलास को डिराइव किया था। ओके, आर की वैल्यू क्या होता है सर, इट्स अ यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ओके, हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम हाइट कितना होता है सर, इट्स अ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ट्वाइस जी। ओके, ये दो डेरिवेशन है रेंज के लिए और हाइट के लिए, ये हमने ऑलरेडी डिराइव किए हैं। अब इन दोनों में रिलेशन हमें फाइंड आउट करना है, इन दोनों में हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है। ओके, तो पहला रिलेशन फाइंड आउट करेंगे जब हम एंगल को 45 डिग्री रखते हैं, मीन्स थीटा की वैल्यू 45 डिग्री अगर रखते हैं, तो उस वक्त थीटा की वैल्यू 45, रेंज मैक्सिमम, थीटा की वैल्यू 45, रेंज मैक्सिमम। ओके, तो आर मैक्स, सो आर मैक्स, क्योंकि थीटा की वैल्यू डायरेक्टली लिख सकते हैं, इट्स यू स्क्वायर अपॉन जी। ओके,
अब जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री रखेंगे तो एच क्या होगा सर? एच इज इक्वल्स टू, सो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन जी, ट्वाइस जी। ओके, अब मुझे बताइए सर, साइन ऑफ 45 कितना होता है? 1/√2 होता है, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 होता है। सो ये निकल के आएगा यू स्क्वायर अपॉन 4g। 4 कैसे आया? 2 ऑलरेडी आता, ये 1/2 हो जाएगा, तो 1/2, 2 नीचे आ गया तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4। तो h की वैल्यू यहाँ पे यू स्क्वायर अपॉन 4g आ गया। ओके, लेकिन सर यू स्क्वायर अपॉन जी की वैल्यू कितना है? आर मैक्स है। सो हियर वी कैन राइट हियर, सो दिस इज इक्वल्स टू आर मैक्स या h इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपॉन जी। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/4 आर मैक्स। तो अल्टीमेटली आर मैक्स की वैल्यू इज इक्वल्स टू 4h आ जाएगा। सर ये हमेशा याद रखना है, जब भी एंगल 45 डिग्री होता है उस वक्त आर मैक्स इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम हाइट, 4 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम हाइट। अगर यहाँ पे हम प्रोजेक्टाइल मोशन करवा रहे तो मान के चलिए यहां से मोशन स्टार्ट हुआ, ओके, और यहाँ पे लैंड हो गया। सर ये जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड एज एन आर मैक्स, क्योंकि हमने एंगल को कितना रखा था? यहाँ पे एंगल को 45 डिग्री रखा था। और ये जो भी हाइट है, ओके, ये दिस वन इज इक्वल टू h, दिस वन इज इक्वल टू h। सर आर मैक्स की वैल्यू मान के चलिए कि आर मैक्स की वैल्यू अगर 8 मीटर है तो h की वैल्यू ये 2 मीटर आएगा। अगर आर मैक्स की वैल्यू 8 मीटर है तो h की वैल्यू 2 मीटर आएगा। इन दिस वे आप सीधा सीधा फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपको एमसीक्यूज में 45 डिग्री दिया है थीटा या आर मैक्स का है तो h आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो अगर आर मैक्स की वैल्यू पता है तो, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। सर ये स्पेशल केस था जिसमें हमने एंगल को डिफाइन किया था, प्री डिफाइन किया था 45 डिग्री। अगर किसी भी एंगल के लिए, किसी भी एंगल के लिए ये क्या होगा वो हम देखेंगे। इन दोनों का रिलेशन क्या होगा फॉर एनी एंगल। ओके, सो यहाँ पे हमें इक्वेशंस पता है दोनों के। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर? सो आर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। और h की वैल्यू कितना है सर? h की वैल्यू है इट्स अ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ट्वाइस जी। ओके, अगर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम रेशियो ले लेंगे दोनों का रेशियो लेते हैं तो क्या कैंसल आउट हो जाएगा सर? यू स्क्वायर जी कैंसल आउट हो जाएगा। ओके, सो दिस इज बिकम आर अपॉन एच। सर इस साइड क्या बचा है? साइन 2 थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ओके, अपॉन 2 को मैं यहां ले लेता हूं, इट्स अ साइन स्क्वायर थीटा। सो दिस कैन बी रिटन एज 2 इंटू साइन 2 थीटा को कैसे लिख सकते हैं सर? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा इंटू साइन थीटा। ओके सर, तो यहां पे क्या कैंसल आउट हो जाएगा सर? यहां पे साइन थीटा गेट कैंसल, ओके, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 4 हो जाएगा, और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, सो आर अपॉन एच इज इक्वल्स टू 4 साइन थीटा अपॉन सॉरी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज अ कॉट थीटा। सो आर इज इक्वल्स टू 4h कॉट थीटा। ओके, ये वैल्यू यहां पे हमें मिल चुका है, ये वैल्यू हमें यहां पे मिल चुका है। अगर थीटा की वैल्यू 45 डिग्री सब्स्टिट्यूट करते हैं, दिस इज जनरल इक्वेशन। अगर इस इक्वेशन में हम थीटा की वैल्यू 45 डिग्री रखते हैं तो cot ऑफ 45 इज इक्वल टू 1, देयरफॉर दिस बिकम r max इज इक्वल टू 4h। ओके, r इज इक्वल टू 4h लिख सकते हो आप अगर एंगल थीटा की वैल्यू अगर 45 डिग्री है तो। अब मान के चलिए कि प्रॉब्लम में r इज इक्वल टू h दिया है, r इज इक्वल टू h दिया है। ओके, r इज इक्वल टू h अगर दिया है तो यहां पे कॉट थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा सर? 1/4 हो जाएगा, क्योंकि अगर ये जनरल फॉर्मूला है हमारा। ओके, लेकिन अगर किसी एमसीक्यू में उन्होंने ऐसा कहा है कि रेंज और हाइट दोनों सेम है,
ओके, दोनों दोनों सेम है। तो उस केस में आर इज इक्वल टू 4, एच की जगह पे हम आर लिखेंगे इंटू कॉट थीटा। ओके, सो आर गेट कैंसल, सो कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/4 आ जाएगा। अब व्हाट कॉट ऑफ विच एंगल इज इक्वल टू 1/4, द आंसर इज दैट थीटा इज इक्वल टू 76 डिग्री। तो ये हमें शॉर्टकट है, याद रखना है। जब भी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की वैल्यू 76 डिग्री होता है, किसी भी प्रोजेक्टर मोशन में जब भी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की वैल्यू 76 डिग्री होता है, उस वक्त रेंज और हाइट दोनों सेम होते हैं। अगर दोनों की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट दिया है तो आप थीटा फाइंड आउट कर सकते हो इसी इक्वेशन का यूज करके। अगर थीटा की वैल्यू लकीली 4 दिया है, सॉरी थीटा की वैल्यू लकीली 45 दिया है, तो आप इस इक्वेशन को यूज कर सकते हो। मेनली हमें ये जनरल इक्वेशन कंसिडर करके चलना है। ओके, तो ये था डिस्कशन अबाउट द रिलेशन बिटवीन हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट। नेक्स्ट वन, मैक्सिमम हाइट। ओके, सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए मैक्सिमम हाइट का रेशियो क्या होगा, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। मान के चलिए जब एंगल 15 डिग्री था उस वक्त की हाइट इतना था, जब एंगल 75 डिग्री हो गया तो हाइट ये होगा ऐसा। तो इस हाइट को अगर हम h1 कंसिडर करते हैं और इस 15 डिग्री को θ1 कंसिडर करते हैं या थीटा कंसिडर करते हैं, सिंपली थीटा कंसिडर करेंगे। ओके, तो 75 डिग्री के वक्त एंगल हाइट कितना हुआ है, इसको हम h2 कंसिडर करेंगे और इस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को यानी 75 डिग्री को हम 90 डिग्री माइनस थीटा कंसिडर करते हैं। ओके, दो कॉम्प्लीमेंट एंगल ले रहे हैं। तो यहाँ पे h1 हाइट हमें कब मिल रहा है सर, जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है। h2 हाइट कब मिल रहा है सर हमें, जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 90 डिग्री माइनस थीटा है। और ये दो एंगल्स अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो h1 और h2 इन दोनों का रेशियो क्या होगा वो हम फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो h1 का फॉर्मूला क्या है सर, इट्स अ u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ट्वाइस g। h2 का वैल्यू क्या है सर, इट इज इक्वल टू h2 एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है 90 डिग्री माइनस थीटा, तो u स्क्वायर एज इट इज आएगा साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा अपॉन ट्वाइस g। सिर्फ एंगल चेंज हुआ है। ओके, क्योंकि h2 हाइट हमें तब मिला है जब थीटा की वैल्यू कितना था, 90 माइनस थीटा था। ओके, तो अब यहां पे क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, u स्क्वायर ट्वाइस जी, u स्क्वायर ट्वाइस जी गेट कैंसल, साइन स्क्वायर थीटा। ओके, सो h1 यहां पे लिख लेता हूं, h1 अपॉन h2 इज इक्वल टू, ऊपर क्या बचा है सर, सिर्फ ये डिवाइडेशन साइन स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे क्या बचा है, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा। सर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा की वैल्यू होता है 90 माइनस थीटा की वैल्यू। ओके, 180 नहीं है, ये 90 माइनस थीटा की वैल्यू, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा की वैल्यू होता है कॉस थीटा। सो देयरफॉर दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। तो हमेशा याद रखना है हमें, इसके लिए h1 अपॉन h2 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। अगर आपको फर्स्ट एंगल पता है, इट में बी द 30 डिग्री, इट में बी द 60 डिग्री, कुछ भी हो सकता है, तो उसके बेसिस पे इन दोनों हाइट्स का रेंज आप फाइंड आउट कर सकते हो। मान के हमेशा याद रखिए, थीटा जो भी एंगल है फर्स्ट एंगल, उसके लिए हाइट हम h1 कंसिडर कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज अबाउट द रेशियो। नेक्स्ट वन, टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सर यहां पे अगर वही ग्राफ लेते हैं, मान के चलिए कि एक एंगल हमने थीटा कंसिडर किया जिसको हम 15 डिग्री कंसिडर करेंगे, तो यहां से लेके यहां तक पहुंचने के लिए जो भी टाइम लग रहा है उस टाइम को हम t1 कंसिडर करेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट। उस प्रोजेक्टाइल को जब से वो निकला है लैंड होने तक, ड्यूरिंग दैट मोशन कितना वक्त लगा है, दैट इज कॉल्ड एज टाइम ऑफ फ्लाइट। तो जब एंगल की वैल्यू 15 डिग्री ले रहे, या 15 की जगह पे हम थीटा कंसिडर करेंगे,
तो उस वक्त टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, t1 है। जब इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी ये होगा 90 डिग्री माइनस थीटा, तो उस वक्त टाइम ऑफ फ्लाइट जो भी लगेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट जो भी लगेगा, सो दैट टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू t2। सो मान के चलिए t1 is the time of flight when angle of projection is theta, t2 is the time of flight जब angle of projection is 90 डिग्री माइनस थीटा। ओके, अब इन दोनों का हमें पहले रेशियो फाइंड आउट करना है। t1 अपॉन t2 कितना होगा? ओके, लेट अस ट्राई। t1 वैल्यू कितना है सर? ट्वाइस u साइन थीटा अपॉन g, ये होगा t1 का फॉर्मूला। t2 का क्या होगा? ट्वाइस u साइन ऑफ 90 माइनस थीटा अपॉन g। ओके, 90 डिग्री माइनस थीटा। ओके, क्या कैंसल आउट हो रहा है यहाँ पे? सो 2u गेट कैंसल, g गेट कैंसल। सो बचा क्या है सर? साइन थीटा। ओके, क्या बच गए यहाँ पे? साइन थीटा अपॉन साइन ऑफ 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। ओके, सो देयरफॉर t1 अपॉन t2 इन दोनों का रेशियो होगा tan थीटा। तो ये इक्वेशन हमेशा हमें याद रखना है। थीटा क्या है सर? फर्स्ट एंगल। जब टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू t1 कंसीडर करेंगे। t2 क्या है सर? जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है ये 90 माइनस थीटा है, तो इन दोनों का रेशियो टाइम ऑफ फ्लाइट का इट इज इक्वल टू ये हो जाएगा tan थीटा। अगर हम 45 डिग्री रखते हैं तो tan ऑफ 45 इज इक्वल टू कितना आएगा सर? 1 आएगा। मींस 45 डिग्री अगर एक एंगल ले रहे हैं तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना बनेगा सर? 45 डिग्री बनेगा। तो दोनों के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट सेम आना चाहिए, तब जाके t1 अपॉन t2 की वैल्यू 1 आता है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है किसी भी हालत में। ओके, दिस इज द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब सर इसी केस में अगर मैं t1 मल्टीप्लाइड बाय t2 कंसिडर करता हूं, सो t1 मल्टीप्लाइड बाय t2 कंसिडर करता हूं, तो क्या होगा सर? देखते हैं। t1 की वैल्यू ट्वाइस u साइन थीटा अपॉन या अपॉन g अपॉन जी, ये होगा t1 की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय t2 की वैल्यू कितना होगा? ट्वाइस u साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा अपॉन g। ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू, ये कितना आएगा? 2u 4u स्क्वायर, ओके, अपॉन g स्क्वायर है यहाँ पे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, अब थोड़ा हम रीअरेंज कर लेते हैं यहाँ पे। कैसे रीअरेंज करना है? हमें पता है कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, अब यहाँ पे 2 निकाल लेंगे, सो दिस इज इक्वल टू, अगर 2 यहां से निकाल लिया हमने, मान के चलिए कि 2 यहां से निकाल लिया हमने, तो ये 2 रखा और यहाँ पे 2 रखा, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू होता है साइन 2 थीटा। सो देयरफॉर 2 u स्क्वायर अपॉन g इंटू जी, ओके, इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगा सर? साइन 2 थीटा होगा, साइन 2 थीटा। ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू, अब सर इतना ब्रैकेट आपको याद रखना है सर, इतना जो भी पोर्शन है इसको कंसिडर कीजिए, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, u square sine 2 theta upon g. This is a range. Okay, so therefore this is equals to, ये क्या आना चाहिए सर? ट्वाइस r अपॉन g। सो यहां पे t1 इंटू t2 इज इक्वल्स टू ट्वाइस r अपॉन g। तो ये फॉर्मूला भी हमें याद रखना है। टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर फर्स्ट एंगल t1, फॉर इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल टाइम ऑफ फ्लाइट इज t2। इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा ट्वाइस r अपॉन g आता है। ये इक्वेशन भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी हमें याद रखना है। ओके, सो ये था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट्स के रेशियो क्या होगा और उनका प्रोडक्ट क्या होगा। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, प्रोजेक्टाइल पासिंग थ्रू 2 डिफरेंट पॉइंट्स ऑन सेम हाइट एट t1 एंड t2। प्रोजेक्टाइल passing through 2 different points on same height, okay, at t1 and t2।
इसका मतलब क्या है देख लीजिएगा यहाँ पे कि एक प्रोजेक्टाइल है जो कि हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं यहां से। जब प्रोजेक्टाइल T1 इतना टाइम हो जाएगा तो यहां तक आ चुका है। सर जैसे जैसे प्रोजेक्टाइल ऊपर जा रहा है उसकी हाइट बढ़ती जा रही है, यहाँ पे मैक्सिमम हाइट होगा, फिर हाइट की वैल्यू कम कम होती जा रही है। तो जब प्रोजेक्टाइल T1 इतना टाइम हुआ है वो यहाँ पे आ चुका है, यहां से टाइम हम स्टार्ट कर रहे हैं। T1 सेकंड के बाद वो यहाँ पे, T2 सेकंड के बाद वो यहाँ पे है। ओके, इसको थोड़ा जनरल लैंग्वेज में समझा के देता हूं। अगर टाइम ऑफ फ्लाइट हम कंसिडर करते हैं टोटल 8 सेकंड, t इज इक्वल टू 8 सेकंड, 8 सेकंड के लिए मान के चलिए कि ये प्रोजेक्टाइल हवे में है या उसका टाइम ऑफ फ्लाइट 8 सेकंड है। तो यहां से मान के चलिए कि यहां से यहां तक आने के लिए उसको 3 सेकंड लग रहे हैं। कितना सेकंड लग रहे हैं? 3 सेकंड लग रहे हैं। फिर यहां से लेके यहां तक आने के लिए मान के चलिए उसको 2 सेकंड लग रहे हैं, उसको 2 सेकंड लग रहे हैं। फिर यहां से वापस यहां तक आने के लिए और 3 सेकंड लग रहे हैं, ऐसे हम कंसिडर करके चलते हैं। ओके, सो यहां से लेके यहां तक आने के लिए पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है सर? 8 सेकंड है। यहां से लेके यहां तक आने के लिए कितना वक्त लग रहा है? 3 सेकंड कंसिडर करेंगे। तो T1 की वैल्यू होगा आपका 3 सेकंड। ओके, T1 की वैल्यू कितना हो गया सर? T1 सेकंड। फिर प्रोजेक्टर को मोशन यही से हम नोट डाउन कर रहे हैं, यहां तक आने के लिए उसको कितना वक्त लगा है? 3 सेकंड प्लस 2 सेकंड इज इक्वल टू 5 सेकंड। सो T2 की वैल्यू है इसमें 5 सेकंड। अब जब प्रोजेक्टाइल आफ्टर 3 सेकंड कितना हाइट रीच किया है उसने? y। आफ्टर 5 सेकंड कितना हाइट रीच किया है? y। दोनों टाइम पे उसने सेम हाइट रीच किया है, ऐसा हम कंसिडर करके चलते हैं। जब टाइम की वैल्यू 4 सेकंड होगा उस वक्त उसने मैक्सिमम हाइट रीच किया होगा। 4 सेकंड मैक्सिमम हाइट रीच किया होगा, उसे हमें लेना देना नहीं, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। सो T1 इस केस में 3 सेकंड कंसिडर करेंगे, T2 इट्स 5 सेकंड। ओके, अब हमें ये जो भी हाइट है y ये फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट जब टाइम की वैल्यू T1 हुआ है उस वक्त हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू, हम यहां पे जनरल इक्वेशन यूज करेंगे, कौन सा सर? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये जनरल इक्वेशन हम यहां पे यूज करने वाले हैं। ओके, y इज अ डिस्प्लेसमेंट, u is the initial velocity, a is the acceleration. This is the equations of motion में सा equations of motion में का एक equation यहाँ पे हम consider करेंगे। Okay, along y-axis we can write here y is equals to initial velocity कितना है सर? It's a u sin theta into time कितना हो चुका है? t1 minus 1/2 g t1 square। सर माइनस क्यों लिया है हमने? क्योंकि मोशन यहां से स्टार्ट हो रहा है, ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव होता है, एक्सेलरेशन नीचे हो रहा है, इसलिए हमने वो माइनस लिया है। ओके, सो y इज इक्वल टू यू साइन थीटा t1 माइनस 1/2 g t1 स्क्वायर। ये फर्स्ट इक्वेशन है। उसी तरह जब प्रोजेक्टाइल यहां से लेके यहां तक पहुंच चुका है तो उस वक्त टाइम कितना हो चुका है सर? T2 हो चुका है, तो उस वक्त भी उतना ही हाइट है। सो y इज इक्वल टू यू साइन थीटा into time t2 minus 1/2 g t2 स्क्वायर। सर अब ये दोनों हाइट सेम है, एक ही हॉरिजॉन्टल रेंज पे है, ये वाला हॉरिजॉन्टल रेंज हाइट सेम है, तो हम दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर सकते हैं। तो दोनों इक्वेशन को अगर हम इक्वेट करेंगे तो यहाँ पे u साइन थीटा t1 माइनस 1/2 g t1 स्क्वायर is equals to u sin theta t2 minus 1/2 g t2 square। ओके, थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं। u sin theta t1 माइनस u sin theta t2, अगर u sin theta उसमें से मैं कॉमन निकालता हूं तो ब्रैकेट में बचेगा t1 माइनस t2। इसी तरह अगर ये पार्ट मैं इस साइड सेंड करता हूं तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस में है, तो 1/2 g को कॉमन निकालता हूं तो ये हो जाएगा t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर। ओके, अब यहां पे u साइन थीटा की वैल्यू कितना आएगा सर? तो u साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 g इंटू
अब सर ये जो भी है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी। ओके, सो एक ब्रैकेट में यहां पे जब सॉल्व करेंगे तो T1 माइनस T2 और दूसरे ब्रैकेट में T1 प्लस T2। लेकिन ये जो भी है T1 माइनस T2 है, अगर इस साइड आ जाता है तो T1 माइनस T2 वाला टर्म ऊपर नीचे सेम होने की वजह से वो कैंसिल आउट हो जाएगा और रिमेनिंग क्या रहेगा, इट्स अ T1 प्लस T2। ओके, ये होगा, हमें u sin थीटा की वैल्यू यहाँ पे मिल गया है। अब ये u sin थीटा की वैल्यू हम किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके, किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y इज इक्वस टू हाँ, u sin थीटा की वैल्यू 1/2 g इंटू T1 प्लस T2 इंटू T1। ये u sin थीटा की वैल्यू इतना सब्स्टिट्यूट किया इंटू T1 को एज इट इज लिख दिया माइनस 1/2 g T1 स्क्वायर। सर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ना, इट्स अ 1/2 g, ओके, T1 स्क्वायर प्लस 1/2 g T1, ओके, T1 T1 इंटू T2 माइनस 1/2 g T1 स्क्वायर। सर यहाँ पे क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये वाला और ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। सो व्हाट्स रिमेनिंग, तो रिमेनिंग इज दैट y इज इक्वस टू 1/2 g T1 इंटू T2। सो ये हमेशा के लिए आपको याद रखना है कि किसी भी टाइम, अगर टाइम की वैल्यू 2 सेकंड है, 3 सेकंड है, कुछ भी, तो दूसरा टाइम T2 उसी हाइट पे हमें पता होना चाहिए। अगर ये दो वैल्यूज दिए हैं तो आप इजीली हाइट निकाल सकते हो। अगर हाइट दिया है और फर्स्ट टाइम दिया है, पहला टाइम T1, तो T2 निकाल सकते हो। तो इसके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं, ओके, स्पेशली एडवांस वाले या जेडब्ल्यू मेंस वाले। तो इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट वन, दिस इज अ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। नेक्स्ट वन, अब एक पर्टिकुलर हाइट पे, एक पर्टिकुलर टाइम बाद प्रोजेक्टाइल किस हाइट पे है, ये भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, मान के चलिए कि यहां से लेके प्रोजेक्टाइल को यहां तक आने के लिए टोटल 6 सेकंड लग रहे हैं, ऐसा कंसिडर करके चलते, 6 सेकंड लग रहे हैं। हो सकता है कि प्रोजेक्टाइल यहां से निकलने के बाद 4 सेकंड बाद प्रोजेक्टाइल यहां पे आ गया, ओके, आफ्टर 4 सेकंड यहां पे आ गया और रिमेनिंग 2 सेकंड में वो यहां पे चला गया। तो T1 प्लस T2 इज इक्वल टू टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। अब ये T1 कितना भी हो सकता है, हमने यहाँ पे समझने के लिए टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 6 सेकंड दिया है, तो आफ्टर 4 सेकंड उसकी हाइट कितना होगा, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आफ्टर 3 सेकंड उसकी हाइट कितना होगा, आफ्टर 2 सेकंड उसकी हाइट कितना होगा। अगर 2 सेकंड दिया है, 2 सेकंड के बाद उसकी हाइट कितना होगा। तो T1 की वैल्यू हमें 2 सेकंड लेना है और T में से T2 को माइनस करके, ओके, तो हमें यहाँ पे T2 मिलेगा। सर T में से, कैपिटल T में से T1 को माइनस करके हमें T2 मिल जाएगा। तो अब इस टाइम पे कहां तक प्रोजेक्टाइल पहुंचा है, इसका फॉर्मूला हमें निकालना है। ओके, तो फर्स्ट हमने T1 प्लस T2 इज इक्वल टू T हमने कंसिडर किया है। ओके, अब देखिए सर, इस हाइट पे, यानी ये हाइट अगर h कंसिडर करते हैं तो वही इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज करके h इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा, टाइम कितना हो चुका है T1 माइनस 1/2 g T स्क्वायर, ये फॉर्मूला लिख सकते हैं। ओके, ये फॉर्मूला इजीली हम लिख सकते हैं। अब इस फॉर्मूले के बेसिस पे हमें यहाँ पे ओके, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला हो गया, वेट 1 मिनट। सो अब हमें h की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो ये होगा, अब u sin थीटा की वैल्यू कितना आएगा, हमें पता है टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू u sin थीटा 2u sin थीटा अपॉन g है। ओके, टाइम ऑफ फ्लाइट को हम कैसे लिख सकते हैं सर, T1 प्लस T2, इस केस में हमने यूज किया है, इज इक्वल टू ट्वाइस u sin थीटा अपॉन g है। सो देयरफॉर u sin थीटा की वैल्यू कितना आएगा, u sin थीटा की वैल्यू आएगा यहाँ पे 2, ओके, u sin थीटा इज इक्वल टू g T1 प्लस T2 अपॉन
2, तो u sin थीटा की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, सो देयरफॉर h इज इक्वल्स टू u sin थीटा की वैल्यू है सर g बाय 2 t1 प्लस t2 माइनस 1 बाय 2 g t स्क्वायर। u sin थीटा की वैल्यू सिर्फ इतना रखा था, यहाँ पे t1 एज इट इज रहेगा, सो दिस इज इक्वल्स टू, फिर से वही इक्वेशन हमें मिलने वाला है जो इसके पहले मिला था, सो g बाय 2 इंटू t1 स्क्वायर, ओके, प्लस g बाय 2 t1 इंटू t2 माइनस g बाय 2 t1 स्क्वायर, ये t1 स्क्वायर है, तो यहाँ पे कैंसिल आउट क्या हो जाएगा, सो दिस वन गेट कैंसिल आउट, तो h की वैल्यू कितना निकल के आएगा, सो h इज इक्वल्स टू g बाय 2 t1 इंटू t2, वही फॉर्मूला निकल के आया जो पहले निकल के आया था, सिर्फ यहाँ पे हम वहां पे दो हाइट लिए थे एक ही टाइम इंटरवल पे, ओके, अलग अलग टाइम इंटरवल पे, यहाँ एक ही पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं, तो यहाँ से प्रोजेक्टिल को यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए t1 इतना टाइम लग रहा है, और फिर यहाँ से लेके रिमेनिंग डिस्टेंस कवर करने के लिए t2 इतना टाइम लग रहा है, तो उसके बेसिस पे हमने ये फॉर्मूला यहाँ पे फाइंड आउट किया है, ओके। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स रिलेटेड विद द ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। इसमें सबसे मेन हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को डिस्कस किया है, उसके बाद मैक्सिमम रेंज कब होता है वो देखा है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के वक्त H1 और H2 इन दोनों में रिलेशन क्या होता है वो देखा है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के वक्त अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ले रहे हैं तो T1 और T2 में रिलेशंस क्या होंगे वो भी हमने देखा है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में और नेक्स्ट जो भी वीडियो आएगा उसमें हम इसी टॉपिक के रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।